तो उसने कहा कि उन लोगों के पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। फिर उसने मान लिया कि फैमिन का बहाना बस दादा को समझाने के लिए था। असल में कुछ ही दिनों में अपोकलिप्स आने वाला है, मॉडर्न सिविलाइजेशन का अंत। ये सुनना किसी को भी पागलपन लगेगा। शाओयोंग ने कहा, अब न्यूज और इंटरनेट चेक करने का समय है। शानशान ने फोन निकाला तो सामने एक वीडियो था। एक आदमी को अथॉरिटीज ने ट्रेन स्टेशन में पकड़ा था। कोई कह रहा था उसे रेबीज है और वो लोगों को काट रहा था, लेकिन वो आदमी होश में दिख रहा था और किसी अजीब स्मेल वाले स्मॉग के बारे में डरावनी बातें कर रहा था। फिर वो पकड़ से छूटकर और लोगों को काटने लगा। पूरा केओस। शाओयोंग ने कहा, ये सब अपोकलिप्स के शुरुआती साइंस हैं। कल इसका पहला ऑफिशियल दिन होगा। टॉक्सिक स्मॉग कई प्रोविंसेस को ढक लेगा, जिसमें प्रोविंस बी भी है। इस स्मॉग से जिंदा चीजें म्यूटेट होकर जॉम्बीज बन जाएंगी। बाकी बचे लोग भी इन फ्लैश हंग्री जॉम्बीज से बच नहीं पाएंगे और मरकर खुद जॉम्बी बन जाएंगे। शान शान को फिल्मों और पॉप कल्चर से जॉम्बीज का अंदाजा था, लेकिन असल में होना मानना मुश्किल था। कल, परसों या अगले हफ्ते जब सब शुरू होगा तो कोई शक नहीं रहेगा। लेकिन अभी वो ट्रैफिक में फंस गए थे। हेडक्वार्टर्स जल्दी पहुंचना जरूरी था। इमरजेंसी लेन भी ब्लॉक्ड थी। दादा डर गए क्योंकि मिस्टर जैंग ने जॉम्बीज का जिक्र किया था और अब गाड़ी रुकी हुई थी। शाओयोंग ने कहा, फिलहाल सेफ हैं, लेकिन पास में छोटा आउटब्रेक भी हो सकता है। तभी एक लग्जरी कार इमरजेंसी लेन में तेजी से निकल गई और ट्रैफिक थोड़ा हटा तो वो गाड़ी सीधा शाओयोंग के सामने घुसने लगी। वो इतनी तेज और लापरवाही से चला रहा था कि अगर शाओयोंग ब्रेक न लगाता तो टक्कर हो जाती। वो गुस्सा हो गया और उसने लेन ब्लॉक कर दी। लग्जरी कार हार नहीं मान रही थी। फिर उसके ड्राइवर ने खिड़की से गालियां दी, जैसे गलती उसकी न हो। दादा ने ट्रबल अवॉइड करने को कहा क्योंकि वो आदमी अमीर और पावरफुल लग रहा था, लेकिन शाओयोंग को परवाह नहीं। अगर उसने बाहर आकर पंगा लिया तो उसका खून सड़क पर बिखेर देगा। करीब 1 घंटे बाद ट्रैफिक साफ हुआ। पीछे से लग रहा था कि सिर दर्द अब तक रुका नहीं था, क्योंकि वही लग्जरी कार फिर से कट मारने की कोशिश कर रही थी। वो जानबूझकर उनका पीछा कर रही थी। शाओयोंग अब सच में गुस्सा होने लगा था। ये अमीर बिगड़ैल छोकरा मान ही नहीं रहा था। पता नहीं ये कमीना कौन था, लेकिन इतना तो पक्का था कि ये पागल है, जो अपनी जान और गाड़ी दोनों दांव पर लगाकर सिर्फ सड़क पर परेशान करने के लिए आया है। वो टेल गेटिंग कर रहा था और जानबूझकर उकसा रहा था। एकदम टेक्स्ट बुक रोड रेज एंजॉयर। ओल्ड मैन ने मिस्टर जैंग को कहा कि बस जाने दो और झगड़ा मत करो, लेकिन जैंग शाओयोंग वाला पुराना इंसान शायद मान जाता। पर कल से अपोकलिप्स शुरू हो रहा था, तो अब ऐसे कमीने अमीर छोकरों को सहने की जरूरत नहीं थी। शाओयोंग ने थोड़ा रोड रेजर से खेला। उसने सोचा कि आखिरी समय में ये डरकर हट जाएगा, और वही हुआ। अमीर छोकरा पहाड़ी के पास लगभग टकरा ही गया और ऊपर से ये कहने की हिम्मत भी की कि ये सब उस ट्रैफिक वाले छोटे लड़के की वजह से हुआ। सूट पहनकर आया ये कमीना तुरंत ट्रैफिक पुलिस को फोन करने लगा, सर्वेलेंस फुटेज मांगने के लिए। वो शाओयोंग को ढूंढकर दिखाना चाहता था कि ऊपर वाले लोगों से कोई पंगा नहीं ले सकता। जब तक ये तीनों हेडक्वार्टर्स पहुंचे, रात हो चुकी थी। गाड़ी से उतरते ही ओल्ड मैन ने कॉम्पाउंड का आकार देखकर मुंह खोला रह गया। शानशन ने कहा कि पूरा जगह कुछ ज्यादा ही बड़ी लग रही है। शाओयोंग ने दोनों को कहा कि अब आराम करो। कल से जो कुछ तुम मानते हो वो सब उल्टा हो जाएगा। दुनिया हार्डकोर मोड में चली जाएगी। ये बोलकर भी वो काफी चिल और आराम से अपने व्यूइंग डेक पर कॉफी के साथ बैठा था। सुबह होते ही शान शान उठी और उसने शाओयोंग को पास में पाया। बहुत समय बाद उसकी इतनी अच्छी नींद आई थी और सुबह क्लासेस न होना एक आजादी वाला एहसास था। क्योंकि वो पहले से उठ चुकी थी, तो ये उसे फोर्ट्रेस घुमाने का अच्छा समय था। ग्रैंडपा को भी साथ लाकर शाओयोंग ने उन्हें पूरी फैसिलिटीज दिखाई, जहां सभी दीवारें रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बनी थीं। हर गेट को रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा सकता था और 3 सेंटीमीटर मोटी सॉलिड स्टील की बनी थी। चाहे लोग हों या ज़ोंबीज, किसी को अंदर घुसाना मुश्किल था। उसने ये भी याद दिलाया कि उन तीनों के अलावा कोई भी फोर्ट्रेस में शाओयोंग की परमिशन के बिना नहीं आ सकता। शान शान ने इसका मतलब निकाला कि जो भी और सर्वाइवर्स यहां तक पहुंचेंगे, उन्हें बाहर ही मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। शाओयोंग ने सीधे जवाब नहीं दिया, बस अगले स्पॉट पर आने का इनवाइट दिया। उसने समझाया कि अपोकलिप्स के दौरान इंसानों की नेचर और भी अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगी। लोगों के दिलों में छुपी बुराई कानून न होने पर और भी बढ़ जाएगी। बड़ा दिल और दया रखना तुम्हें मारवा देगा। फिर उसने उन्हें एक जगह दिखाई
जो उसने बनवाई थी। ये फेंस्ड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स था जिसमें कई शिपिंग कंटेनर्स फैले हुए थे। उसने बताया कि अगर वो यहाँ न हो और सर्वाइवर्स मदद मांगे तो उन्हें इसी बफर जोन में टेम्पररी शेल्टर दिया जा सकता है, लेकिन फोर्ट्रेस के मेन एरिया में आने की इजाज़त फिर भी नहीं होगी। ओल्ड मैन ने सहमति जताई। अगला स्टॉप था फूड स्टोरेज। उसने ये भी बताया कि सप्लाई के कौन से हिस्से दूसरों को दिए जा सकते हैं। वेयरहाउस में ढेरों जरूरी सामान का स्टॉक देखकर सबको अजीब सा लगा। शाओयोंग ने मुड़कर उनकी तरफ देखा और माइंड्स आई एक्टिवेट करके उनके हॉस्टिलिटी स्टेटस चेक किए। गुड्स दिखाने के बाद उसे उनके सिर के ऊपर हैप्पी फेसेस दिखाई दिए, जिससे ये मानना सेफ था कि वो भरोसेमंद हैं। फिर उसने स्टोरेज रिंग से अगली चीज दिखाई, वेपन्स। उसने समझाया कि इस अपोकलिप्स में सबसे जरूरी चीज वेपन्स हैं। शान शान को उसने क्रॉसबो दी और ओल्ड मैन को शॉटगन। उसने याद दिलाया कि इन वेपन्स को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना है और कभी भी किसी और के हाथ में नहीं जाने देना है। वेपन सिक्योरिटी जरूरी है। टूर के बीच में ही शाओयोंग को एक नोटिफिकेशन मिला जो एक नए सिस्टम टास्क के बारे में था। एम शान शान से मिलने के बाद उसे एक और मिशन मिला, अपने एक पुराने साथी जंगची से फिर से मिलना। ये नोटिफिकेशन शाओयोंग के लिए थोड़ा शॉकिंग था। व्यूइंग डेक से सिटी को देखते हुए उसने एक एरो देखा जो जांग की लोकेशन दिखा रहा था। वो वैसे भी अपने पुराने दोस्तों को ढूंढने का प्लान बना रहा था, तो ये उसके लिए एक अच्छा बोनस था। मिशन पर निकलने से पहले उसने ग्रैंडपा ग्रैंड डॉटर दुओ को रूल्स याद दिलाए और कहा कि कभी भी उन्हें तोड़ने के बारे में मत सोचना। जब पूछा गया कि वो कहाँ जा रहा है तो उसने कार में बैठते हुए जवाब दिया कि वो रिक्रूटमेंट और टीम बनाने के लिए बाहर जा रहा है। जायंट एरो जो जैंग की लोकेशन दिखा रहा था एक केटीवी बार की तरफ इशारा कर रहा था। बार के एक रूम में दोस्तों का ग्रुप ड्रिंक कर रहा था और कैराओके गा रहा था। सिल्वर हेयर्ड जांगची अपने एक दोस्त के साथ लड़खड़ाते हुए रूम से बाहर निकला रेस्ट रूम जाने के लिए। ब्लैडर खाली करने के बाद दोनों नशे में हॉलवे में निकले। इतने नशे में होने के कारण जंगची गलती से एक लड़की से टकरा गया। हल्की सी टक्कर थी, लेकिन लड़की काफी इरिटेट हो गई। जंगची ने तुरंत माफी मांगी, लेकिन लड़की का एस्कॉर्ट इस बात को बिल्कुल अच्छा नहीं मान पाया। जंगची को पंख कहते हुए उसने बिना सोचे समझे उसे लात मार दी। जंगची पास की दीवार से टकराकर गिर पड़ा और दर्द में लग रहा था। उसका दोस्त तुरंत उसके पास गया, यह देखने कि वो ठीक है या नहीं। वो ठीक नहीं लग रहा था। क्लासेस वाला दोस्त हिम्मत करके उस वायलेंट थग पर चिल्लाया कि इतना एग्रेसिव बिहेव क्यों कर रहा है। थग को आदत नहीं थी कि कोई उसके सामने, वो भी लड़की के सामने, जवाब दे। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने ग्लासेस वाले दोस्त को कॉलर से पकड़ लिया और वो कमीना काफी स्ट्रांग भी था। सिचुएशन को बढ़ता देख जांगची ने खुद को उठाने की कोशिश की और गलती मानते हुए थग से अपने दोस्त को ना मारने की रिक्वेस्ट की। तभी पास में घूम रहा एक केटीवी स्टाफ मेंबर आया। वो अभी स्टमक फ्लू से उबर रहा था और फिर कोल्ड पकड़ लिया था, लेकिन ये कमोशन उसकी नजर में आ गया। लगता था कि इस बार में लड़ाइयां आम बात थीं, क्योंकि ड्रंक लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। स्टाफ ने बीच बचाव की कोशिश की और दोनों पार्टीज को शांत रहने को कहा। थग ने मुड़कर स्टाफ को देखा और उसे रोकने पर इंसल्ट समझा, जैसे केटीवी का ओनर भी उसकी कपड़ों को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। अब वो हीरोइक स्टाफर भी थग के गुस्से का निशाना बन गया। स्टाफ ने चुपचाप जांगची और उसके दोस्त को इशारा किया कि जल्दी निकल जाओ। बास्टर्ड थग ने डिमांड की कि बार का बॉस तुरंत बाहर आए, वरना वो जगह बंद कर देगा। स्टाफ ने डी एस्केलेट करने की कोशिश की, लेकिन असर नहीं हुआ और कॉलेज बॉयज भागकर अपने कैरोके रूम 3090 में घुस गए, जैसे कोई जंगली जानवर उनका पीछा कर रहा हो। उनके बाकी दोस्तों ने नेचुरली पूछा कि क्या हुआ और क्यों वो इतनी जल्दी में है। उन्होंने बताया कि एक ड्रंक थग से टकरा गए थे जिसने उन्हें बुरी तरह पीटने की धमकी दी थी। वो लकी थे कि एक स्टाफ मेंबर ने समझदारी से कमोशन को कंट्रोल किया। उनके एक दोस्त ने कहा कि उन्हें फाइट करनी चाहिए थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कभी पीछे नहीं हटते। वो अपने डिपार्टमेंट के बाकी लड़कों को रिटेलिएट के लिए बुलाना चाहता था। जंगची ने हॉटहेड को रोका और कहा कि टफ एक्ट करके और झगड़ा ढूंढना, जब ग्रेजुएशन में 1 साल से भी कम बचा है, बेवकूफ़ी होगी। उन्हें बस सिंगिंग, डांसिंग और सेलिब्रेशन करना चाहिए। उन्होंने वही किया, लेकिन मुसीबत फिर लौट आई। ड्रंक थग अपनी पूरी गैंग के साथ रूम ढूंढते हुए आ गया। लगता था उन्होंने सर्वर को पीट कर रूम 3090 का पता निकाला था। कॉलेज बॉयज नेचुरली हैरान थे कि अजनबी टफ गाइज का ग्रुप उनके रूम में घुस आया। ड्रंक थग ने सर्वर को रैगडॉल की तरह फेंक दिया
और जांगची व उसके दोस्तों पर उंगली करके अपने लड़कों को सबको पकड़ने का आदेश दिया। कॉलेज बॉयज ने हिंसा और बढ़ने के डर से रेजिस्टेंस नहीं की और सरेंडर कर दिया। सर्वर की पिटी हुई हालत देखकर वो कांप गए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टफ गाय थग को टॉन्ट करने लगा और कहा कि एक फोन कॉल करने दे। ड्रंक थग ने विस्की बॉटल उठाई और थग्स ने टफ गाय को बोलने से रोक दिया। उसने अपने हाथ में पूरी भरी हुई बॉटल को टफ गाय के सिर पर स्मैश कर दिया। टफ गाय चेनचोंग का खून और विस्की मिलकर फ्लोर पर बहने लगा, जिससे जांगची को चिंता होने लगी। केटीवी बार के बाहर एक जानी पहचानी कार एंट्रेंस पर आकर रुकी। जांग शाओयोंग अपनी कार से मुस्कुराते हुए उतरा। एक्साइटेड था कि अपने पुराने अपोकलिप्स वाले दोस्त से मिलने वाला है। उसे यह मजेदार लगा कि केटीवी कॉलेज वाले जांगची के लिए कितना सही जगह है। वो टॉप नॉच स्टाफ की गाइडेंस में अंदर गया। पहली बार दुनिया के अंत का सामना करते हुए भी जांगची हमेशा गाने का दिल रखने वाला इंसान रहा था। चेनचोंग ने खुद को ज्यादा टफ दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसे बदले में मिला सिर पर शैटर्ड लिकर बॉटल का दर्दनाक घाव। थग अपनी लड़की की तरफ मुड़ा, खुद पर गर्व करते हुए, लेकिन लड़की इंप्रेस्ड नहीं हुई, क्योंकि चेनचोंग तो वो था ही नहीं जिसने उसे टक्कर मारी थी। लेकिन थग के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो जैंग का सिर भी स्मैश करने को तैयार था। चेनचोंग काफी रिजिलियंट निकला। एक मेटल एस्ट्रे पकड़कर दर्द सहते हुए रिटेलिएट किया, लेकिन दूसरे थग्स ने तुरंत उसे पकड़ लिया। उसकी गट्स ने हेड थग को एक साथ इंप्रेस और इरिटेट किया। फ्रेश बॉटल हाथ में लेकर उसने टफ गाय के सिर पर एक और ब्रूटल ब्लो मारा। जंगची और उसके क्लासमेट्स बस देखते रहे। उनका दोस्त एक बार नहीं बल्कि 2 बार ट्रैश हुआ। अच्छे दोस्त होने के नाते जंगची ने आर्म्ड थग्स को इग्नोर किया और हेड थग पर चार्ज किया, जो उन्हें परेशान कर रहा था। ग्लासेस वाला भी अपने दोस्त के लिए बहादुरी दिखा रहा था, जबकि बाकी का कावर्डली लड़का डर से कांप रहा था। 2 वर्स मल्टीपल गैंगस्टर्स वाली सिचुएशन का आउटकम ऑब्वियस था, डिजास्टर। लेकिन जब वो पिट रहे थे, इंजर्ड केटीवी अटेंडेंट लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। नंबर्स में डिसएडवांटेज होने के बावजूद जांगची ने काफी अच्छा होल्ड किया और थग्स को परेशान रखा। तभी अटेंडेंट एबनॉर्मल तरीके से म्यूटेट होने लगा। अपनी सैनिटी खोकर रबिड ज़ॉम्बी बन गया। एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पीड के साथ वो सबसे बड़े ह्यूमन क्राउड की तरफ भागा। एक अनलकी थग सबसे पास था, तो इन्फेक्टेड अटेंडेंट ने उसकी बैक में ऐसे काटा जैसे मीडियम रेयर स्टेक हो। थग को पता था क्या हो रहा है, लेकिन उसे बस ये डॉग लाइक बिहेवियर इरिटेटिंग लगा। उधर जांगची का कावर्डली क्लासमेट डर के मारे पागल हो रहा था। अपने दोस्तों का साथ देने के बजाय पीछे हट गया। एक और थग ने अटेंडेंट को अपने दोस्त की शोल्डर से खींचने की कोशिश की, लेकिन बाइट बहुत ज्यादा परसिस्टेंट था और म्यूटेशन ने उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी थी। अचानक इन्फेक्टेड ने एक तेज मोशन में अपनी पकड़ बदली और दूसरे थग की आर्म को काट लिया। बाइट पेनफुल थी, लेकिन असली परेशानी एनहांस्ड स्ट्रेंथ थी, जिससे इन्फेक्टेड को हटाना लगभग इम्पॉसिबल था। इस रेट पर रूम में सभी म्यूटेटेड अटेंडेंट के शिकार हो सकते थे, अगर कोई इंटरवीन न करता। जांग शाओयोंग ने सीन में एंट्री मारकर रेबिड अटेंडेंट को उसकी नेक से पकड़कर एक हाथ में हवा में उठा लिया। थ्रेट न्यूट्रलाइज करने के लिए उसने उसे पास की ग्लास वॉल में जोर से स्मैश कर दिया, जिससे ग्लास टूट गया। शाओयोंग ने लड़ रहे थग्स और स्टूडेंट्स की तरफ मुड़कर सबको रुकने को कहा। उसकी स्विफ्ट और विशेष डिस्प्ले इतनी प्रभावी थी कि सभी का ध्यान उसकी तरफ हो गया। थग्स को लगा कि ये अजनबी बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि वे तो 2 लोगों की मदद से भी रैबिड अटेंडेंट को नहीं हिला पाए थे। हेड बास्टर्ड रूम को समझने में नाकाम अपना गुस्सा उस आदमी पर मोड़ने लगा जिसने एक हाथ से रैबिड ज़ॉम्बी को स्मैश किया था। गैंगस्टर्स को इग्नोर करते हुए शाओयोंग ने जांगची से पूछा कि क्या उसे बाइट किया गया था। जांगची ने डर और कंफ्यूजन में स्टटरिंग करते हुए कहा कि नहीं, उसे बाइट नहीं किया गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सब क्या हो रहा है। बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए शाओयोंग ने अपने पुराने दोस्त को आदेश दिया कि वो उसके साथ चले। किसी वजह से जांगची को उसके साथ जाने की अर्ज हुई, लेकिन तभी उसे रोक दिया गया। हेड थग, जो अब भी सोच रहा था कि वो इस सिचुएशन का टॉप डॉग है, ने फिर से लड़ाई शुरू करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो, बिटन गैंगस्टर में से एक तेज खांसने लगा और सीवियर हेडेक की शिकायत करने लगा, जिससे उसका सिर घूम रहा था। शाओयोंग दूर से ही म्यूटेशन के अर्ली साइंस पहचान सकता था, और इस आदमी में हर सिम्टम था, मैसिव बाइट वुंड उसके शोल्डर पर होने के अलावा।
उसने ये भी बताया कि सुबह से उसकी नोज रनी थी। रैबिट ज़ॉम्बी की नेक पकड़े हुए ही शाओयोंग ने कंफर्म किया कि थग को बाइट किया गया था। वूंड से इन्फेक्शन और सडन के निशान क्लियरली फैल रहे थे। नर्वस सिस्टम के पास बाइट होने से स्प्रेड और तेज होता, थग का म्यूटेट होना अब बस वक्त की बात थी। ऐसे क्लोज्ड स्पेस में दो रैबिट ज़ॉम्बीज से निपटना पॉसिबल नहीं था, तो शाओयोंग हरकत में आया। ज़ॉम्बी को घसीटते हुए, लोगों का ध्यान खींचते हुए वो दरवाजे के पास पहुंचा और इन्फेक्टेड अटेंडेंट को रेस्टरूम में फेंक दिया। स्लाइडिंग डोर तुरंत बंद करके उसने उसे अंदर ट्रैप कर दिया। रैबिट ज़ॉम्बी काफी राउडी था, उठते ही जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। शुक्र है कि शुरुआती दिनों में ज़ॉम्बीज दरवाजा खोलना नहीं जानते थे। रूम में सब लोग पजल्ड एक्सप्रेशंस के साथ शाओयोंग को देखने लगे। थ्रेट न्यूट्रलाइज होने के बाद शाओयोंग का मूड और आक्रामक हो गया। उसने जंगची से पूछा कि इन थग्स में से किसे मारना है। जंगची अभी भी उलझा हुआ था कि ये आदमी है कौन, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। हेडबास्टर्ड अपनी ईगो पर चोट खाकर अटैक करने के लिए दौड़ा, सोचते हुए कि वो किसी कॉकी लड़के को गैंगस्टर स्टाइल में सबक सिखाएगा। लेकिन शाओयोंग ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी हार्मलेस बच्चे को देख रहा हो। अटैक करने से पहले ही शाओयोंग ने उसके चेहरे को पकड़ लिया, उंगलियां स्किन में गड़ाकर उसे ग्लास टेबल पर स्मैश कर दिया। बिटन थग, जिसके शोल्डर पर घातक वूंड था, तुरंत अपने बॉस का बदला लेने आया। शाओयोंग ने स्टैंस फिक्स किया और उसके विंडपाइप पर एक क्विक ब्लो मारा। थग तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। उसकी कॉन्शियसनेस फेड होने लगी। फिर इन्फेक्शन का अगला स्टेज आया। थग के मुंह से झाग निकलने लगी और वो सीजर जैसा करने लगा। उसका दोस्त घबरा गया, क्योंकि एक पंच से कोई इस हालत में नहीं आता। फिर भी ये एक इफेक्टिव शो ऑफ स्ट्रेंथ था। अगर किसी और को वन पीस कॉम्बो चाहिए था तो शाओयोंग तैयार था। फिस्ट्स एडजस्ट करते हुए शाओयोंग ने जंगची को एडवाइस किया कि वो अपने दोस्तों को लेकर केटीवी रूम से बाहर चला जाए। वो तुरंत मान गए, चेंचोंग को सहारा देते हुए वहां से निकल गए। गैंगस्टर्स भी अपने इन्फेक्टेड भाइयों को लेकर जाना चाहते थे, लेकिन शाओयोंग दरवाजे पर खड़ा हो गया, रास्ता रोकते हुए। हेडबास्टर्ड ने इंटिमिडेट करने की कोशिश की, लेकिन फेल रहा। ये लोग शायद इतने ड्रंक थे कि खुद को भगवान समझ बैठे थे और जंगची को ऑलमोस्ट मरवा दिया था। इन लो लाइव्स पर वक्त बर्बाद किए बिना शाओयोंग ने हेड थग को आसानी से धक्का देकर गिरा दिया, जिससे वो और चिढ़ गया। इसके बाद शाओयोंग तुरंत चला गया, दरवाजा स्लैम करके बंद कर दिया ताकि नेचर टेक इट्स कोर्स। हेड बास्टर्ड पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा और शाओयोंग को गालियां देते हुए धमकी देने लगा कि उसे जिंदा खाल उतार देगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके आदमियों में से एक इन्फेक्शन के आगे हार चुका था। नर्वस सिस्टम के पास ज़ॉम्बी बाइट होने से प्रोसेस तेज हो गया था। जब उसकी आंखें खुलीं तो वो पूरी तरह ब्लड शॉट और क्रिम्जन थीं। सैनिटी या कंट्रोल का कोई निशान नहीं था। रैबिट गैंगस्टर ने अपने बॉस पर जंप कर दिया। दरवाजा पीटने की आवाज से अट्रैक्ट होकर शाओयोंग ने हैंडल को कसकर पकड़े रखा, जबकि रैबिट गैंगस्टर अपने दोस्तों को नोच नोच कर खाने लगा। और हालात और बिगाड़ने के लिए बाथरूम में बंद ज़ॉम्बी अटेंडेंट भी। उसने ये भी समझ लिया था कि दरवाजे कैसे खोलने हैं। शाओयोंग को हॉलवे से अंदर का शोर साफ सुनाई दे रहा था। केटीवी का एक एम्प्लॉई जिज्ञासा से पास आया तो शाओयोंग ने उसे तुरंत चाबी लाने और दरवाजा बंद करने को कहा, ताकि कोई अंदर न जा सके। साथ ही पुलिस और पैरामेडिक्स को कॉल करने को कहा, ये बताते हुए कि अंदर रेबीज फ्लू का केस है। उसकी आवाज में अर्जेंसी और रेबीज फ्लू का नाम सुनकर एम्प्लॉई घबरा गया, लेकिन वो जैसे ट्रांस में था तो शाओयोंग को दूसरी बार जोर से चिल्लाकर कहना पड़ा कि जल्दी करो, टाइम नहीं है। केटीवी का दरवाजा बाहर से सिक्योरली लॉक कर दिया गया और हॉलवे में रेबिट गैंगस्टर्स की अजीब सी बड़बड़ाहट सुनाई देती रही। जांगी और उसके फ्रेंड्स को शाओयोंग ने साथ चलने का इनवाइट दिया और केटीवी के एम्प्लॉयीज को वहां का आफ्टरमैथ संभालने के लिए छोड़ दिया। दरवाजा लॉक करने वाला एम्प्लॉई अंदर से आती इनह्यूमन आवाजों से डर गया था। उसका एक साथी क्यूरियोसिटी से पास आया और पूछा कि क्या हुआ। रबीज फ्लू का नाम सुनते ही दोनों सिक्योरिटी रूम की तरफ भागे लाइव फुटेज देखने। सिक्योरिटी रूम पहुंचते ही लाइव फीड में डरावना नजारा था। रैबिड मॉन्स्ट्रोसिटीज अपने डेड दोस्तों का गोश्त नोच नोच कर खा रहे थे। उनकी आंखों में पागलपन था, खून और फ्लैश पर टूटे हुए थे। यहां तक कि वो लड़की भी नहीं बची, उसका चेहरा तक काट खाया गया। ये फुटेज देखकर सिक्योरिटी टीम ने तुरंत कॉप्स को कॉल किया। इसी बीच शाओयोंग ने कॉलेज फ्रेंड्स को वार्न किया कि ये एरिया अब सेफ नहीं है और उन्हें तुरंत निकलना होगा। वो सब उसके कार में बैठ गए
और ऑफ ग्रिड बेस कैंप की ओर चल पड़े। जंगी ने थैंक यू कहा और अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन भी मांगा, तो शाओयोंग ने फॉर्मली अपना नाम बताया और झूठ बोला कि उसे किसी अनोनिमस एम्प्लॉयर ने जंगची की प्रोटेक्शन के लिए हायर किया है। ग्रुप का कावड़ लड़का बोला कि इंटरनेट पर रेबीज फ्लू को होक्स बताया जा रहा था, तो क्या ये कंफर्म है? शाओयोंग ने बस केटीवी रूम में देखी चीजों का हवाला देते हुए कहा कि और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ग्लासेस वाले लड़के ने डरते हुए पूछा कि इसका कोई मेडिसिन या वैक्सीन है क्या? शाओयोंग ने रियर व्यू मिरर से उन्हें देखते हुए साफ साफ कहा, यह डिजास्टर रुकेगा नहीं, बस बदतर होगा। यानी कि वो पहले से ही अपोकैलिप्स के बीच में है। अपोकैलिप्स की बात करते करते सड़क के किनारे उन्हें एक इन्फेक्टेड आदमी दिखा जो एक पेडेस्ट्रियन का पीछा कर रहा था। सिटी की हालत अभी छोटे छोटे आउटब्रेक्स की थी, क्योंकि ज्यादातर इन्फेक्टेड इंक्यूबेशन फेज में थे, लेकिन जल्द ही एपिडेमिक पूरी तरह बेकाबू हो जाएगा। शाओयोंग ने कहा कि अगर उन्हें सरवाइव करना है तो उसकी हर बात माननी होगी। डर और कर्ज दोनों महसूस करते हुए लड़कों ने प्रॉमिस किया कि वो ब्रदर शाओयोंग की हर बात मानेंगे। जैंग को बचाना और उसका ट्रस्ट पाना शाओयोंग के मिशन में 20 सिस्टम पॉइंट्स का रिवॉर्ड लेकर आया। अब रिसोर्सेज सिक्योर करने का परफेक्ट टाइम था, तो वो शॉप में नए लूट बॉक्सेस देखने को एक्साइटेड था। अपोकलिप्स फार्मर बॉक्स, आर्म्ड डिटरेंस बॉक्स और फूड सप्लाई बॉक्सेस। अपोकलिप्स फार्मर बॉक्स वो पहले देख चुका था, तो सोचा या तो रिफ्रेश करेगा या बाय करके नया स्पॉट खाली करेगा। हर बॉक्स यूजफुल और ज्यादा महंगा नहीं था, तो प्लान किया कि फोर्ट्रेस पहुंचकर सारे रिडीम करेगा। कॉलेज बॉयज की तरफ चोरी छुपे देखते हुए उसे एक ट्रिकी प्रॉब्लम याद आई। अपने पास्ट लाइफ में जांगची को उसके ही एक डॉर्ममेट ने बिट्रे किया था, जिससे कई लोग ज़ॉम्बीज के हाथों मारे गए थे। जांगी मुश्किल से बच पाया था, लेकिन उस बिट्रेयल ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। और वो ट्रेटर जिसने सबको मरवाया, ये शायद शाओयोंग की बैक सीट में बैठे इन्हीं में से कोई होगा। सिटी के दूसरे कोने में कूजिंग एक आदमी से फोन पर बात कर रही थी, जिसे वो प्यार से हनी कहती थी। विच काफी एंग्शियस थी क्योंकि उसे कुछ सप्लाईज का वादा किया गया था। उसके एरिया में हालात बिगड़ रहे थे और वो खुद स्टोर जाने से डर रही थी। फोन पर वाला आदमी बार बार प्रॉमिस कर रहा था कि जैसे ही पॉसिबल होगा वो सामान ले आएगा। अचानक दरवाजे पर नॉक हुई, जिससे क्यू यू जिंग का दिल बैठ गया। उसने फोन काटा और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। पीप होल से झांक कर देखा तो राहत की सांस ली। उसकी विच फ्रेंड सिया थी। सिया भी अनईजी थी, क्योंकि उसने सुना था